इस वीडियो में चैप्टर 2 देखेंगे ट्रैक स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। बीजी लाइन को अधिकतम अनुमत गति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ए रूट, बी रूट, सी रूट और डी रूट। जहाँ गति 160 तक होती है वह ए रूट है, और जिस सेक्शन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है वह बी रूट होता है, और जो सबरमन होता है वह सी रूट के अंतर आता है। डी रूट को देखेंगे। डी रूट वो होता है जिसका गति 110 किलोमीटर पर आवर होता है। पैसेंजर ट्रेन के लिए ट्रैक जो स्ट्रक्चर होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड है। वह 110 से एक जो है 110 से 130 तक के लिए है, और दूसरा जो है 130 से 160 तक के लिए गति के लिए है। तो इसमें देखते हैं रेल सेक्शन जो होगा 110 से 130 तक के स्पीड के लिए और 130 से 160 के स्पीड के लिए, दोनों के लिए 60 kg 90 UTS रेल इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। और जो स्लीपर डेंसिटी होगा दोनों के लिए 1660 नोज पर किलोमीटर होगा। ब्लास्ट कुशन जो होगा 110 से 130 के लिए उसमें 300 mm होगा, जिसमें से साफ 150 mm होना चाहिए। वहीं 130 से 160 किलोमीटर स्पीड तक के लिए जो ब्लास्ट कुशन होना चाहिए वो 350 mm होना चाहिए, जिनमें से 150 mm साफ होना चाहिए। टर्नआउट देखेंगे। स्विच जो होगा दोनों सेक्शन में 130 से 160 और 110 से 130 हो, दोनों में ही TWS यूज किया जाएगा। क्रॉसिंग भी दोनों के लिए सेम होगा। क्रॉसिंग जो 110 से 130 तक के लिए होगा वह CMS होगा, और जो 130 से 160 के लिए होगा वह WCMS होगा। ACG दोनों में इम्प्रूव्ड ACG का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिज स्लीपर भी दोनों में एक ही टाइप का किया जाएगा, या तो एच बीम स्लीपर या कंपोजिट स्लीपर। लेवल क्रॉसिंग जो 110 से 130 तक का स्पीड है उसमें इंटरलॉक्ड रहेगा, और यदि स्पीड 130 से ज़्यादा है 160 तक है तो उस सेक्शन में कोई VLC नहीं रहेगा। फेंसिंग दोनों सेक्शन में फेंसिंग पूरा ट्रैक में होना चाहिए। कर्व देखते हैं। सभी गोलाई को अलाइनमेंट किया जाएगा। संपूर्ण ट्रांजिशन लंबाई प्रदान की जाएगी। मैक्स कैंट ऑफ 185 mm विथ कैंट डिफिशियंसी 150 mm द मैक्स पर मिसबल स्पीड। 185 mm कैंट मैक्सिमम 185 mm कैंट और 150 mm कैंट डिफिशियंसी के साथ जो गोलाई में परमिसेबल स्पीड होगा वह 1.3 डिग्री तक के लिए 160 kmph होगा, और 2.2 डिग्री तक के लिए 130 kmph स्पीड होगा पैसेंजर ट्रेनों का। जहां गुड्स ट्रेन का स्पीड जो होगा 65 kmph होगा। PSC स्लीपर की फिटिंग। ERC जो होती है वो सिलिका मैग्नीज स्प्रिंग स्टील से बनी होती है, और RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर जो है इसका IRST 31 में दिया गया है। ERC का जो टाइप देखेंगे, ERC जो है 4 टाइप की आती है। तो ERC जो J है उसका ड्राइंग नंबर है RT 8258, जिसका टो लोड 650 kg है, और टो डिफिशियंसी 8.5, डायमीटर 20.64 mm, और अप्रॉक्स वेट जो होगा 1 kg होगा। वहीं मार्क 3 की बात करेंगे तो इसका ड्राइंग नंबर है RT 3701, RT 3701, और इसका टो लोड जो है 850 से 1100 kg तक होता है। इसका टो डिफिशियंसी 13.5 और डायमीटर 20.64 mm है, और इसका अप्रॉक्स वेट जो है वो 910 ग्राम होता है। वहीं मार्क 5 चाबी की बात करेंगे, ERC की बात करेंगे तो इसका जो ड्राइंग नंबर है
5919 और जिसका टो लोड है 1200 से 15 kg, टो डिफिशियंसी 13.5 mm और जो डायमीटर होगा 23 या 20.64 होगा और इसका एप्रॉक्स जो वेट होगा वो 1.080 kg होगा। आगे देखते हैं एंटी थ्रेफ्ट के बारे में। एंटी थ्रेफ्ट जो चाबी होती है उसका RDSO नंबर, RDSO ड्राइंग नंबर जो होता है 6254 6254 जो होता है एंटी थ्रेफ्ट का ड्राइंग नंबर होता है। और इसका भी जो टो लोड होता है वो 850 से 1100 kg होता है। टो डिफिशियंसी 13.5 और डायमीटर जो होता है 20.64 होता है और अप्रॉक्स वेट एंटी थ्रेफ्ट का जो होता है वो 937 ग्राम होता है। अब पढ़ेंगे स्लीपर का कार्य। स्लीपर का कार्य क्या है? तो स्लीपर का कार्य जो होता है वह ट्रैक का सही गेज बनाए रखता है। स्लीपर रेल को मजबूती और समतल आधार प्रदान करता है। स्लीपर अपने ऊपर आए हुए भार को ब्लास्ट के बड़े क्षेत्र में समान रूप से वितरित करता है। स्लीपर चलती गाड़ियों द्वारा उत्पन्न कंपनों या झटकों को सहता है तथा रेल गिट्टी के बीच लचीला माध्यम प्रदान करता है। स्लीपर ट्रैक को लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल स्थिरता प्रदान करता है। गोलाई में स्लीपर के बीच की दूरी कैसे मापेंगे? तो गोलाई में स्लीपर स्पेसिंग की मार्किंग आउटर रेल पे करेंगे। सीधी लाइन में स्पेसिंग दोनों में से कोई भी एक रेल पर कर सकते हैं, या तो आउटर पे या इनर पे। M+2 जो होता है वह 1155 नोज पर किलोमीटर होता है। यानी M+2 वाले सेक्शन में जो स्लीपर डेंसिटी होता है 1155 नोज पर किलोमीटर होता है। वहीं M+3 की बात किया जाए तो इसमें 1310 नोज पर किलोमीटर होता है। M+4 के लिए 1340 नोज पर किलोमीटर होता है। M+7 का जो होता है वह 1540 नोज पर किलोमीटर स्लीपर डेंसिटी होता है। M+8 में जो डेंसिटी होगा 1660 नोज पर किलोमीटर होगा, जहाँ M का वैल्यू जो होता है वो 13 मीटर होता है, 13 मीटर होता है। आगे देखते हैं लकड़ी के स्लीपर दो प्रकार के होते हैं। लकड़ी के स्लीपर का निरीक्षण 5 साल में एक बार किया जाएगा। ये एडियन द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक 1 किलोमीटर में 50 स्लीपर चेक किया जाएगा। PSC मतलब होता है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। PRC मतलब होता है प्री स्ट्रेस्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। स्लीपर का आकार समतल चतुर्भुजाकार के आकार का होता है। स्लीपर का जो लंबाई होता है 2750 mm होता है। स्लीपर का जो किनारों की चौड़ाई होता है वह 270 mm होता है। रेल सीट का जो चौड़ाई होता है 249 mm होता है और बीच में जो इसका चौड़ाई होता है 250 mm होता है। वहीं स्लीपर की ऊंचाई की बात किया जाए तो किनारों पर इसका ऊंचाई 235, रेल सीट पर इसकी ऊंचाई 210.25 और बीच में इसका जो ऊंचाई है वह 180 mm होता है, 180 mm होता है। आगे देखते हैं ड्राइंग नंबर ऑफ 52 kg स्लीपर। तो 52 kg का जो स्लीपर का ड्राइंग नंबर होता है वह 2495 PSC 12 होता है। वहीं 60 kg का जो ड्राइंग नंबर होता है 2496 PSC 14 होता है। स्लीपर में 3 mm के 18 तार प्रयोग किए जाते हैं। ड्राइंग नंबर 8746 जो स्लीपर है 8746 जो स्लीपर है उसका वजन अप्रॉक्स 332 kg का होता है और जो ऑर्डिनरी स्लीपर होता है 60 kg का वो होता है 286 kg का।
286 kg का। ड्राइंग नंबर 8746 का वजन 332 kg होता है और इसमें जो चौड़ाई होता है वो किनारों पर 280 mm और रेल सीट पे 229 ही होता है और बीच में 230 mm चौड़ाई होता है। ऊंचाई जो होगा किनारों पे 220 mm और रेल सीट पे 229 mm और बीच में 220 mm होगा। वाइडर बेस स्लीपर एक्सल लोड। वाइडर बेस स्लीपर का जो एक्सल लोड होता है, जो वाइडर स्लीपर है 85-27 और 87-46, उसका एक्सल लोड है 25 टन। और वहीं जो 24-95 और 24-96 जो आर्डिनरी स्लीपर है, जो आर्डिनरी स्लीपर है, उसका जो एक्सल लोड है वह 22.9 टन होता है। ये जो वाइडर बेस होते हैं, वाइडर बेस स्लीपर 85-27 और 87-46, तो 85-27 में जो लाइनर होते हैं वो अंदर गेज फेस में 6938 लगता है और बाहर में 6939 लगता है। और इसमें और इसके अलावा ये 87-46 का जो होता है, इसका लाइनर संख्या 8751 होता है। स्लीपर इंसर्ट के बीच दूरी 52 kg में जो स्लीपर का इंसर्ट का दूरी होता है, यानी जो इंसर्ट होता है जहाँ पे मान लीजिए ये हो गया रेल, ये हो गया स्लीपर, तो यहाँ पे 2 इंसर्ट होता है जिसमें रेल डाला जाता है। तो इसी की बात हो रही है, ये इसी की दूरी की बात हो रही है कि जो इंसर्ट होता है उसमें कितना दूरी होता है। तो 52 kg के लिए 136 mm तो उसका फ्लेंज का चौड़ाई होता है और 12 mm जो लाइनर यूज होता है 5.5 mm का, तो इसका टोटल दूरी हो गया 148 mm। और 60 kg के लिए 150 + 12 162 mm। लाइनर मोटाई जो होता है दोनों के लिए, दोनों केस में 5.5 mm का होता है 52 kg और 60 kg के लिए। जब स्लीपर बनाया जाता है तो कंक्रीट स्लीपर की क्वालिटी चेक करते समय 28 दिन बाद क्रस्टिंग स्ट्रेंथ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर या 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। स्लीपर के 2 इंसर्ट के बीच की दूरी बाहर से बाहर इंसर्ट के बीच दूरी बाहर से बाहर, यानी ये केस में बात हो रही है। इंसर्ट के सेकेंड ये वाला जो इंसर्ट है, यहाँ से जो इसकी दूरी होगा 52 kg में 1901.5 mm, जबकि वहीं 60 kg में 1921.5 mm। स्लीपर में कौन सा कंक्रीट बेटर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो जो कंक्रीट ग्रेड होता है M60 का फिलहाल यूज होता है। ये क्वेश्चन में पूछा था M60 का। लाइनर मेटल जो लाइनर होता है वो 52 kg और 60 kg लिए 38-40 37-38, 52 kg लिए 37-40 60 kg के लिए। 41-42 जो होता है वह 60 kg रेल हो और 52 kg स्लीपर हो, 60 kg का स्लीपर हो और 52 kg का रेल हो, तब ये यूज किया जाता है। यहाँ पे गलत लिख दिया गया, 60 kg का स्लीपर और 52 kg का रेल, तभी तो स्पेस ज़्यादा होगा, तो बड़ा लाइनर की ज़रूरत होगा, मोटे लाइनर की ज़रूरत होगा। तो गेज फेस जो होता है 41-42, ये मेटल लाइनर है और ये जो है उसका इसका 3706 होता है, इसका 3707-8 होता है, 3707 और 3708 जो होता है, ये जो होता है प्लास्टिक का लाइनर होता है, PLASTIC प्लास्टिक लाइनर जो होता है इसके लिए। और ये जो है मेटल लाइनर है 37-41-42, 7-8-41-42 याद करने का ट्रिक है। 7-8 जो है प्लास्टिक लाइनर, 41-42 मेटल लाइनर। लाइनर का जो प्लास्टिक वाला है उसको देखते हैं। जो 52 kg स्लीपर और 52 kg रेल के लिए वो 3702 है। 60 kg स्लीपर और 60 kg रेल हो तो 3706 है। यदि 60 kg का स्लीपर हो 52 kg का रेल हो तो 7 और 8 इस्तेमाल किया जाता है। और 7 जो होता है येलो होता है
गेज साइड जो लगता है वो येलो लगता है, और घास जो ग्रीन होता है घास कलर, घास बाहर होता है ना ट्रैक का। ट्रैक पे यदि देखेंगे ये ट्रैक है तो बाहर की तरफ क्या होते हैं, घास होती है हरी, तो जो ग्रीन होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो ज़्यादा का होता है 15 का, और अंदर वाला 9 का होता है। आगे देखते हैं प्लास्टिक कट लाइनर जो होता है 4322 या 4322, 4322 और 60 kg के लिए 45 और 11 होता है। रबर पैड जो होगा वह 10 mm का जो रबर पैड होगा 6 होगा, और वही जो 52 kg के लिए रबर होता है वो 3, और 60 kg के लिए 11, 3 और 11 14 वैसे याद कर सकते हैं, एक 11 एक का 3 दोनों को मिला के 14, तो 14 जो होगा वो दोनों का योग होगा। इस तरीके से याद किया जा सकता है। जो ऑर्डिनरी लाइनर होता है उसका मोटाई 6.2 mm होता है। सॉरी, ऑर्डिनरी रबर की बात हो रही है, वो लाइनर तो 5.5 mm का पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रबर का जो होता है वो 6.2 mm होता है। रबर फॉर वाइडर बेस स्लीपर के लिए जो रबर होगा वो जो स्लीपर संख्या होता है उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा रबर का ड्राइंग नंबर। इसका मोटाई दोनों केस में 10 mm का होता है। ERC के बारे में देख ही चुके हैं, 3839 जो है ये इनर और ये आउटर। इनर वाला 9 mm, बाहर वाला 15 mm। आगे देखते हैं रबर पैड के लिए RDSO का स्पेसिफिकेशन नंबर 47 है। 39 जो है वो ऑर्डिनरी स्लीपर के लिए है, 45 जो है पॉइंट क्रॉसिंग के स्लीपर के लिए है, और जो 47 है वो जो है आपका रबर के लिए है। लाइनर का जो होगा वो 44 है। कट लाइनर का प्रयोग ERC जे क्लिप के साथ फिक्स प्लेट ज्वाइंट और ग्लू ज्वाइंट के पास प्रयोग किया जाएगा। ERC लगाने के लिए क्री फैब्रिकेटर मशीन का प्रयोग किया जाता है। जंग प्रभावित क्षेत्रों में ERC का ग्रीसिंग जो होता है साल में एक बार किया जाता है, और यदि नॉन कोरिजन पोर्न एरिया हो तो 2 साल में ERC का ग्रीसिंग किया जाता है। यदि ERC ग्रीसिंग या लाइनर बदल रहे हैं तो 15 में से एक बदली करेंगे। यदि ERC ग्रीसिंग या लाइनर बदल रहे हैं तो 15 में से एक बदली करेंगे ERC को। यदि ERC बदलना हो तो 15 में से एक को बदली करेंगे। ERC या लाइनर बदल रहे हैं तो 15 स्लीपर में से एक का बदली करेंगे। यदि रबर पैड बदल रहे हैं तो 30 में से एक बदली करेंगे, 30 स्लीपर में से एक रबर का बदली करेंगे। यदि स्लीपर बदली करना है तो 30 में से एक बदली करेंगे। अनुरक्षण के दौरान यदि स्लीपर खोला जा रहा है तो JEPV की उपस्थिति में 100 स्लीपर खोला जा सकता है, और वहीं मुकदम की उपस्थिति में 30 स्लीपर खोला जा सकता है। ब्लास्ट के बारे में देखेंगे। गिट्टी का RDSO का स्पेसिफिकेशन IRS RDSO G001/2023 के अनुसार किया गया है। स्लीपर के दोनों तरफ बाहर की मिट्टी को शोल्डर ब्लास्ट कहते हैं। ये जो बाहर का जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लास्ट कहते हैं। और यह जो रेल के टॉप से 100 mm ऊपर तक हो सकता है। ये जो यहाँ से ये वाला ऊंचाई होगा वो 100 mm होना चाहिए। 2 स्लीपरों के बीच की गिट्टी को क्रीप ब्लास्ट कहते हैं। स्लीपर के नीचे के ब्लास्ट को कुशन ब्लास्ट कहते हैं। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कुशन इन केस ऑफ मिनिमम डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट कुशन ऑफ ऑल रूट। तो ब्लास्ट कुशन के बारे में देखते हैं। यदि ट्रैक रिन्यूअल हो रहा है, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल हो रहा है या थ्रू स्लीपर रिन्यूअल हो रहा है तो उस समय जो ब्लास्ट कुशन होगा वो 300 mm होना चाहिए। अगर वहाँ पे पॉसिबल है 350 mm करना तो 350 mm भी करेंगे। सभी दोहरीकरण, गेज कन्वर्जन और न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए जो होगा ब्लास्ट कुशन 350 mm होगा। लूप लाइन के लिए 250 होगा ब्लास्ट कुशन।
पे लूप लाइन के लिए 250 नहीं 300 होगा यार। लूप लाइन के लिए भी जो ब्लास्ट कुशन होगा वो 300 mm होगा। आगे देखते हैं साइडिंग। यदि स्पीड 50 किलोमीटर तक है तो ब्लास्ट कुशन 300 mm होगा, और स्पीड 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो ब्लास्ट कुशन 350 mm होगा। स्पेशल अटेंशन के लिए लोकेशन, अप्रोच ऑफ ब्रिज, जो स्पेशल अटेंशन का ज़रूरत होता है उस लोकेशन को देखते हैं। अप्रोच ऑफ ब्रिज, जो ब्रिज का अप्रोच होगा एलसी और टनल अप्रोच पर दोनों तरफ 6 रील के बराबर फुल ब्लास्ट रहेगा। अप्रोच ऑफ ब्रिज एलसी और टनल अप्रोच पर दोनों तरफ 6 रील के बराबर फुल ब्लास्ट रहेगा। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू ऑफ ब्लास्ट, जो ब्लास्ट का एब्रेशन वैल्यू होता है वो बीजी में 30% होता है, और जो इम्पैक्ट वैल्यू होगा वो होगा आपका 20%। सीटी के सहायता से दोनों में 5% की बढ़ोतरी किया जा सकता है, यानी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 35% और इम्पैक्ट वैल्यू 25%। आगे देखते हैं ब्लास्ट वैगन श्रिंकेज अलाउंस। ब्लास्ट वैगन में जो श्रिंकेज अलाउंस होता है वो 8% होता है। ड्यूरिंग सेस रिपेयर वर्क accompanied by light compaction, shrinkage allowance to be deducted 10%। शेष रिपेयर के दौरान जो होगा उसका श्रिंकेज अलाउंस जो होगा वो 10% होगा। इम्पैक्ट टेस्ट के लिए कितना ब्लास्ट की आवश्यकता होती है? तो इम्पैक्ट ब्लास्ट के लिए 5 kg ब्लास्ट की आवश्यकता होती है, जो कि 10 mm से 12 mm तक का पीस होना चाहिए। जल अवशोषण परीक्षण IS 2386 इंडिया स्टैंडर्ड, IS का मतलब होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4 1963 के अनुसार 24 घंटे पानी में डुबाने पर अपना भार 1% से ज़्यादा पानी नहीं सूखना चाहिए। CTCO के अनुसार अनुमति के अनुसार 2.5% तक हो सकता है। जल अवशोषण परीक्षण जो ब्लास्ट का होता है, यदि उसको 24 घंटे डुबाया जाता है तो उसमें पानी की जो मात्रा सूखेगा 1% से ज़्यादा नहीं होगा। यदि CTCO अनुमत करते हैं तो वो भी 2.5% से ज़्यादा तक नहीं कर सकते, वो भी 2.5% तक ही कर सकते हैं। आकार वर्गीकरण 65 mm की जाली पर रुकने वाली गिट्टी 5% अधिकतम होगी, यानी 5% अधिकतम होगी। यदि 40 mm की जाली पर रुकने वाली गिट्टी 40 से 60% अधिकतम रुक सकती है। 40 mm की जो जाली पर रुकने वाली गिट्टी है वो 40 से 60% तक अधिकतम हो सकती है। 20 mm की जाली पर रुकने वाली ब्लास्ट यदि मशीन द्वारा तोड़ी गई है तो 98% और हाथ से तोड़ी गई हो तो 95% रुकना चाहिए। ओवर साइज ब्लास्ट कब माना जाएगा? जब 65% वर्गाकार जाली पर रुकने वाली गिट्टी 5% तक अधिकतम हो तो बिना कटौती का फुल पेमेंट किया जाएगा। बिना कटौती का फुल पेमेंट किया जाएगा। 65 mm जाली पर रुकने वाली गिट्टी 5% अधिकतम होगा तो 65 mm वर्गाकार जाली पर रुकने वाली गिट्टी 5% तक अधिकतम हो तो बिना कटौती का फुल पेमेंट होगा। यदि यह 5 से 10% तक रुकेगी, यदि 5% नहीं रुकती है, 5 से 10 के बीच रुकेगी तो 5% की दर से पेनल्टी लगेगा। यदि 10% से अधिक गिट्टी रुकेगी 65 mm की तो चट्टा को रद्द कर दिया जाएगा। अगर 10 से अधिक 10% से अधिक गिट्टी रुकेगी तो चट्टा रद्द कर दिया जाएगा। अंडर साइज ब्लास्ट कब माना जाएगा? ब्लास्ट को अंडर साइज माना जाएगा तथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि 40% की जाली पर गिट्टी 40 से कम रुके या 20 mm की जाली पर मशीन द्वारा टूटी गई गिट्टी 90% से कम और हाथ से तोड़ी गई गिट्टी 95% से कम रुके तो उस चट्टा को रद्द कर दिया जाएगा। ओवर साइज ब्लास्ट 40 mm के वर्गाकार जाली पर उगने वाली गिट्टी 60% से अधिक हो तो
यदि 60% से 65% तक रुकेगी तो 5% की दर से पेनल्टी लगाकर पूरे चट्टों का भुगतान किया जाएगा। यदि गिट्टी 65% से 70% तक रुकेगी तो 10% की दर से पेनल्टी लगाकर पूरे चट्टा को भुगतान किया जाएगा। यदि 70% अधिक रुकेगी तो चट्टे को कैंसिल किया जाएगा। हाथ से तोड़ी गिट्टी के लिए 40 mm वर्गाकार जाली का उपयोग नहीं किया जाएगा, परंतु रेलवे अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि गिट्टी 65 mm से 20 mm के बीच अच्छी श्रेणी की है। जाली विश्लेषण का तरीका। छलनी का प्रकार। 65 mm का जो गुंजाइश होगा वो ±1.5 mm होगा। 40 mm छलनी का प्रकार का जो गुंजाइश होगा, टॉलरेंस होगा, वो ±1.5 mm होगा। 20 mm के लिए ±1 mm होगा गुंजाइश। यानी 65 से 40 mm के लिए गुंजाइश जो होगा ±1.5 mm होगा। वहीं 20 mm की बात करेंगे तो 1 mm होगा इसका प्लस माइनस। आगे देखते हैं, ब्लास्ट को छानने के लिए जाली का साइज क्या होगा। ब्लास्ट को छानने के लिए साइज जो होगा 100x70x10 होगा। ब्लास्ट को छानने के लिए जाली का साइज जो होगा 10x70x10 होगा, जिसमें लेंथ 100 mm, ब्रेथ 70 सेंटीमीटर, लेंथ 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ 70 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिंपल लेने के लिए बॉक्स का साइज जो होता है सिंपल लेने के लिए ब्लास्ट का, वह 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 23 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 0.027 मीटर जो होगा इसका लगभग 45 kg होगा। इसमें सिंपल लिया जाएगा, लगभग 45 kg होगा यह। क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन दे देते हैं। 65 mm की वर्गाकार जाली पर 45 kg ब्लास्ट में से 8 kg रुकता है तो रुकने का परसेंटेज निकालिए। तो 8 kg रुकता है तो 8/45 यानी 8 kg रुकता है 45 में से, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। 5 से करेंगे तो ये 9 बार में, और 5 से करेंगे तो 20 बार में, तो 8 दूनी 16, 160/9 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 17.7% होगा। आगे देखते हैं गिट्टी मापने का विधि। ब्लास्ट के चट्टे को किसी रेलपथ के नज़दीक समतल और मजबूत जमीन पर लगाएंगे। ब्लास्ट के चट्टे को किसी रेलपथ के नज़दीक समतल मजबूत जमीन पर लगाएंगे जहां जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था हो। समतल क्षेत्र में चट्टों की ऊंचाई जो होगा 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टे की ऊंचाई जो है वो आधा मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चट्टे का मिक्स जो ऊंचाई है 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। समतल में चट्टे की ऊपरी शिखर की चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगी। चट्टे का जो ऊपरी शिखर की जो चौड़ाई होगी, इसकी बात हो रही है, यह 1 मीटर से कम नहीं होगी। ये जो होगा चौड़ाई, यह 1 मीटर से कम नहीं होगा। आगे देखते हैं, जीसीसी का फुल फॉर्म जो होता है जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। चट्टे का जो साइड स्लिप होता है वह 1.5:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1.5:1 से अधिक नहीं होना चाहिए चट्टे का साइड स्लिप। चट्टे की मात्रा जो होगी समतल क्षेत्र में वह न्यूनतम 30 मीटर क्यूब होगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम जो होगा चट्टे की मात्रा वो 15 मीटर क्यूब होगा। चट्टे का अधिकतम मात्रा 500 घन मीटर हो सकता है। वेगन में गिट्टी कितना मात्रा में आती है, तो वो 28.85 मीटर क्यूब आती है। यदि वेगन जो होगा 1 सिंगल बोबियन होपर कैपेसिटी होगा तो वो 40 मीटर क्यूब होगा उसका कैपेसिटी। गिट्टी के वेगन को बेबी एन कहते हैं। यदि गिट्टी की सप्लाई वेगन द्वारा होती है तो उसकी संकुचन में छूट जो होगा 8% तक होता है। आगे देखते हैं गिट्टी का नमूना एवं परीक्षण। यदि किसी दिन 3 से कम चट्टों का मापन करना हो तो एक चट्टे में कम से कम 3 सैंपल जाली विश्लेषण के लिए लिया जाएगा। गिट्टी की एब्रेशन मान, इम्पैक्ट मान एवं जल सोखना परीक्षण स्वीकृत प्रयोगशाला अथवा रेलवे के
स्वयं प्रयोगशाला में किया जाएगा। गिट्टी की एब्रेशन मान, इम्पैक्ट मान एवं जल सोखने की परीक्षण स्वीकृत प्रयोगशाला अथवा रेलवे की स्वयं प्रयोगशाला में किया जाएगा। पहले 100 घन मीटर की सप्लाई पर उपयुक्त ये परीक्षण रेलवे की प्रयोगशाला द्वारा कराया जाएगा। चट्टा यदि 100 घन मीटर से ज़्यादा है तो एक बार जाली विश्लेषण किया जाएगा। आकार और ग्रेड परीक्षण, आकार तथा ग्रेड परीक्षण। परीक्षणों की संख्या, हर चट्टे के लिए 100 घन मीटर तक। नमूनों का आकार होगा 0.027 मीटर क्यूब। 100 घन से ज़्यादा होगा अगर आकार तो 100 घन मीटर के लिए एक परीक्षण, उससे ज़्यादा होगा तो एक और परीक्षण किया जाएगा। मतलब यदि मान लीजिए कि 545 का करना है, 545 घन का परीक्षण करना है तो हर 100 के लिए तो एक परीक्षण होगा, तो 500 के लिए 5 परीक्षण और बाकी जो 45 बचता है उसके लिए एक परीक्षण होगा, यानी टोटल 6 परीक्षण होगा। वेगन के प्रत्येक वेगन के लिए 0.027 मीटर क्यूब से उसका आकार और ग्रेड परीक्षण होगा। वेगन के प्रत्येक वेगन के लिए 0.027 घन मीटर से उसका आकार और ग्रेड परीक्षण होगा। एब्जर्वेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू एवं जल सकने का परीक्षण प्रत्येक 2000 घन मीटर क्यूब पर किया जाएगा। उसका मुआवजा जांच उसके लिए एब्जर्वेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू एवं जल सकने का परीक्षण प्रत्येक 2000 घन मीटर क्यूब पर किया जाएगा उसकी मुआवजा जांच के लिए। ब्लास्ट रेसिस्टेंस जो होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ब्लास्ट रेसिस्टेंस जो होता है 1660 नोज और 1540 नोज के लिए। तो 1660 स्लीपर घनत्व के लिए 1374 होता है, यानी 13.74, और 1540 के लिए जो होता है ब्लास्ट रेसिस्टेंट वो होता है 13.28 kg सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, ब्लास्ट खाली करते समय ब्लास्ट ट्रेन की स्पीड जो हो 8 से 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी यदि ब्लास्ट खाली करेंगे तो ब्लास्ट जो ट्रेन होगी उसकी स्पीड 8 से 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्लास्ट गाड़ी को एक ही दिशा में चलाया जाता है, मतलब उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। यदि डायरेक्शन चल रहा है तो उसी में चलेगी, पीछे नहीं कर सकते हैं उसको। ब्लास्ट के चट्टे को एडीएन 100% तक चेक करेंगे, यानी ब्लास्ट को चेक करने की जो जिम्मेदारी है वो एडीएन साहब का है। ब्लास्ट एब्रेशन टेस्ट मशीन को लॉस एंजलिस कहते हैं ब्लास्ट एब्रेशन टेस्ट के लिए। ब्लास्ट एब्रेशन टेस्ट के लिए जो मशीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस एंजलिस। आगे देखते हैं, फॉर्मेशन के बारे में अब देखेंगे। फॉर्मेशन, यदि यहाँ पे सिंगल फॉर्मेशन की बात हो रहा है तो सिंगल फॉर्मेशन का जो चौड़ाई होता है सीधी लाइन के लिए होता है 78-50 mm, ये जो है mm है। गोलाई में 150 mm जो होता है वो बढ़ जाता है। यदि सिंगल लाइन की गोलाई है तो उसमें 150 mm बढ़ेगा। यदि फॉर्मेशन डबल लाइन का है तो उसमें जो होगा 300 mm ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि सिंगल की बात हो रही है तो फॉर्मेशन का सिंगल फॉर्मेशन है तो उसका लंबाई जो होता है 78-50 mm होता है। और इसमें देख सकते हैं 100 mm ब्लास्ट शोल्डर का स्लीपर से 100 mm ऊपर रहेगा। आगे देखते हैं, सिंगल लाइन में सीधाई में फॉर्मेशन की चौड़ाई जो होगा 78-50 होगा, कर्व के लिए 8000 होगा। डबल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई जो होगा सीधाई में 131-60 होगा और कर्व के लिए 300 mm जोड़ देंगे, हो जाएगा 13460। आगे देखते हैं, फॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्मेशन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो शेष होगा वो 900 mm का होता है। जो नया आ रहा है उसमें नया फॉर्मेशन बन रहा है उसमें 1073 mm का जो होता है शेष होता है। स्लीपर के इंड से शोल्डर ब्लास्ट की दूरी 350 mm। स्लीपर के इंड से, स्लीपर का जो इंड जो होता है वहाँ से शोल्डर ब्लास्ट की जो दूरी होती है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 350 mm होती है। शोल्डर ब्लास्ट की ऊंचाई स्लीपर के टॉप से 100 mm होती है
अदर देन LWR में स्लीपर एंड से शोल्डर ब्लास्ट की टॉप की दूरी 305 mm, टॉप की दूरी 305 mm। कर्व में अदर देन LWR के लिए 405 mm, कर्व के लिए इसमें 100 mm जोड़ देंगे। 305 से 405 होगा अदर देन LWR के लिए। फार्मेशन का साइड स्लोप जो होता है 2:1 होता है, वहीं गिट्टी का साइड स्लोप होगा, जो यहाँ पे साइड स्लोप की बात हो रही है, ये वाला साइड स्लोप, तो ये जो होगा गिट्टी का साइड स्लोप हो जाएगा, ये 1.5:1 का होता है। आगे देखते हैं, शेष की चौड़ाई 900 mm, न्यू के नया शेष अगर बन रहा है तो 1073 mm। फार्मेशन का चौड़ाई गोलाई में 78-50, कर्व में 8000 mm होता है। मिनिमम शेष की चौड़ाई 900 mm से कम नहीं होना चाहिए। डबल लाइन LWR ट्रैक के लिए फार्मेशन से शोल्डर ब्लास्ट की हाइट, जब ब्लास्ट कुशन 250 mm होगा तो 707 mm होगा, 300 mm होगा तो 760 mm होगा, और 350 mm होगा तो 812 mm होगा। डबल लाइन LWR ट्रैक के लिए फार्मेशन से शोल्डर ब्लास्ट की हाइट, डबल लाइन LWR ट्रैक में फार्मेशन से शोल्डर ब्लास्ट की जो हाइट होती है, यानी शोल्डर ब्लास्ट से जो हाइट रहती है इसकी बात हो रही है। तो डबल लाइन में LWR के ट्रैक में फार्मेशन से जो शोल्डर ब्लास्ट की हाइट होती है, जो फार्मेशन कंप्लीट हो रहा है यहाँ से जो उसका हाइट होता है वह 250 mm, यदि ब्लास्ट कुशन रहेगा तो 707 mm रहेगा, यदि 300 mm ब्लास्ट कुशन रहेगा तो 760 mm, और यदि 350 mm ब्लास्ट कुशन है तो फार्मेशन से उसका जो ऊंचाई होगा टॉप का वो होगा 812 mm। सिंगल लाइन LWR ट्रैक के लिए फार्मेशन से शोल्डर ब्लास्ट की ऊंचाई, जब ब्लास्ट कुशन 250 mm होगा तो 646 mm होगा, 300 mm होगा तो जो फार्मेशन से ब्लास्ट की ऊंचाई होगा, शोल्डर ब्लास्ट की ऊंचाई होगा 698, और 350 mm के लिए 751 mm होगा। अदर देन LWR में फिश प्लेटेड ट्रैक में 600 मीटर से तेज गोलाई हो तब स्लीपर के सिरे से शोल्डर ब्लास्ट की दूरी 400 mm होगा। फिश प्लेटेड ट्रैक में 600 मीटर से तेज गोलाई हो तब स्लीपर के सिरे से शोल्डर ब्लास्ट की जो दूरी होगा वो 400 mm होगा। SWR के देखेंगे, SWR के लिए तो स्लीपर के सिरे से शोल्डर ब्लास्ट की दूरी जहाँ त्रिज्या अप टू 2 डिग्री है तो उसके लिए होगा 400 mm, और त्रिज्या 875 mm से कम है, यानी जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, वहाँ के लिए 450 mm होगा शोल्डर ब्लास्ट की दूरी स्लीपर के सिरे से। पैसेंजर लाइन में टर्नआउट पर टर्न इन कर्व में बाहर की तरफ शोल्डर ब्लास्ट 550 mm होता है। पैसेंजर लाइन में टर्नआउट पर टर्न इन कर्व में बाहर की तरफ शोल्डर ब्लास्ट जो होगा वो 550 mm होता है। विद्यमान कार के लिए फार्मेशन की चौड़ाई सिंगल लाइन में 68-50, सिंगल लाइन कटिंग होगा तो 62-50, डबल लाइन होगा तो 121-50, और कटिंग होगा तो 115-50, 11-55-0, और गोलाई होगा तो 300 mm जोड़ देंगे। डबल लाइन के लिए सिंगल के लिए 150 mm जोड़ देंगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं, फार्मेशन 3 प्रकार के होते हैं। भराई में फार्मेशन, ऐसे फार्मेशन जो ग्राउंड में मिट्टी डालकर बनाया जाता है, ये उसको भराई में फार्मेशन कहते हैं। कटिंग में फार्मेशन वो होता है, ऐसे फार्मेशन जो ग्राउंड लेवल से नीचे खोद कर बनाए जाते हैं। ग्राउंड लेवल से नीचे, यदि ये ग्राउंड है तो इसके नीचे खोद कर बनाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा कटिंग। यदि पहाड़ पड़ रहा है या चाहे कुछ भी पड़ रहा है, ऊंचाई को कम करने के लिए अगर बनाया जा रहा है तो कटिंग होगा। लेवल से नीचे खोद कर बनाया जाता है, मिट्टी के ग्राउंड लेवल से नीचे खोद के बनाया जाता है, उसे कटिंग में फार्मेशन कहते हैं। शून्य भराव फार्मेशन, जो ग्राउंड लेवल पर डाल दिया जाता है उसको बोलते हैं। तो फार्मेशन 3 प्रकार का हुआ। भराई में फार्मेशन, जहाँ मिट्टी डाल के फार्मेशन बनाया जाता है। कटिंग में फार्मेशन, जहाँ फार्मेशन ग्राउंड लेवल से नीचे खोद कर बनाया जाता है। शून्य भराव तीसरा हुआ, जो ग्राउंड लेवल पर डाल दिया जाता है फार्मेशन।
फॉर्मेशन क्वालिटी देखते हैं। बेड फॉर्मेशन, यदि ट्रैक ज्यामिति के मानकों को बनाए रखने के लिए फॉर्मेशन को एक वर्ष में 6 से 12 बार अटेंड करना पड़े तो वह बेड फॉर्मेशन कहलाता है। वेरी वाइड फॉर्मेशन वो होता है ऐसी फॉर्मेशन जहाँ एक वर्ष में 12 से ज़्यादा बार अटेंड करना पड़े या गति प्रतिबंध लगाना पड़े, इसको वेरी बैड फॉर्मेशन बोलेंगे। ट्रैक ड्राइनेज, पानी निकालने की व्यवस्था को ट्रैक ड्राइनेज बोलते हैं। ब्लास्ट पैकिंग प्रभावित होता है, इसके वजह से ड्राइनेज खराब होगा तो ट्रैक ब्लास्ट पैकिंग प्रभावित होगा और पंपिंग होता है अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं रहा तो। फॉर्मेशन के सतह पर जो स्लोप होता है 1:30 का होता है, 1:30 का होता है फॉर्मेशन का सतह पर स्लोप। अप्रैल में नालियों का निरीक्षण किया जाता है, मई में नालियों की सफाई किया जाता है और जून में मानसून आ जाएगा। कटिंग की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक हो तो कैच वाटर ड्रेनेज बनाया जाएगा। कटिंग की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक हो तो कैच वाटर ड्रेनेज बनाई जाएगी। यार्ड में बनी हुई कच्ची नालियों में पानी की गति जो होगा 0.5 मीटर से 1 मीटर पर सेकेंड होता है। यार्ड में बनी हुई पक्की नालियों में पानी का जो स्पीड होता है 1 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड होता है। कच्ची नालियों में जो यार्ड की कच्ची नालियाँ हैं उसका स्पीड आधा मीटर से 1 मीटर और पक्की नालियों का स्पीड 1 मीटर से 2 मीटर होता है। यार्ड में बनी हुई कच्ची नालियों का स्पीड आधा मीटर से 1 मीटर और पक्की नालियों का 1 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड होता है। नालियों का आकार कटोरों की तरह होना चाहिए। नाली का आकार जो होगा कटोरों की तरह होना चाहिए। सभी प्लेटफार्म का ढलान ट्रैक के विपरीत होना चाहिए। सभी प्लेटफार्म का ढलान जो होगा ट्रैक के विपरीत होना चाहिए। इंसुलेटेड ज्वाइंट की परत की मोटाई 6 mm होती है। इंसुलेटेड ज्वाइंट की परत की मोटाई 6 mm होती है। साइड नाली फॉर्मेशन लेवल से 30 सेंटीमीटर नीची होनी चाहिए। साइड नाली फॉर्मेशन लेवल से, साइड जो नाली होती है जैसे कि ये है फॉर्मेशन, तो जो साइड नाली होती है इधर नाली और इधर नाली, इसका जो होगा यह फॉर्मेशन जो लेवल होगा जो नीचे वाला लेवल होगा उससे भी 30 सेंटीमीटर नीचे बहती है। ये हो गया ट्रैक, जैसे ये हो गया अप का ट्रैक और ये हो गया डाउन का ट्रैक। तो इसके बाहर जो नालियाँ होती हैं ना उसके बारे में ये बातचीत हो रहा है। ग्लू ज्वाइंट का इन्फेक्शन एसएससी जेई पीवे और एसएससी सिग्नल संयुक्त रूप से 1 साल में 1 बार करेंगे। टेम्परेचर परिवर्तन के कारण एडब्ल्यूआर ट्रैक में संकुचन विस्तार के सांस लेने के लिए एसीजी का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन एसीजी का ड्राइंग जो होता है 6782 6782 होता है कॉम्बिनेशन एसीजी का। एक तरफ से जो रेल आ रही है वो 52 की है और एक तरफ से जो रेल आ रही है वो 60 kg है। 52 kg ये रेल हो गई, ये 60 kg। तो जो बीच में लगेगा इसमें ये कॉम्बिनेशन एसीजी लगेगा जिसका ड्राइंग नंबर है 6782। आगे देखते हैं ब्रिज के बारे में देखते हैं। लंबाई के आधार पर पुलों को 4 भागों में बांटा गया है। लंबाई के आधार पर पुलों को 4 भागों में बांटा गया है। इम्पार्टेंट ब्रिज, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, कल्वर्ट ब्रिज। इम्पार्टेंट ब्रिज के बारे में देखते हैं। ऐसे ब्रिज जिसका लीनियर वाटरवे 300 मीटर या उससे अधिक हो या एरिया का टोटल वाटरवे 1000 मीटर स्क्वायर या उससे अधिक हो, ऐसे पुल को महत्वपूर्ण पुल की श्रेणी में आता है। एक बार और देखते हैं इंपॉर्टेंट ब्रिज का परिभाषा। ऐसा ब्रिज जिसका लीनियर वाटरवे 300 मीटर या उससे अधिक हो या एरिया का टोटल वाटरवे 1000 मीटर स्क्वायर या उससे अधिक हो, ऐसे पुल को महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखते हैं। या पीसीसीबी द्वारा घोषित हुआ ब्रिज इम्पॉर्टेंट ब्रिज की श्रेणी में आता है। यानी जो पीसीसीबीसी ब्रिज को घोषित कर दे इम्पॉर्टेंट ब्रिज, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। मेजर ब्रिज वह होता है, ऐसे सभी ब्रिज बड़े ब्रिजों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी ब्रिज बड़े ब्रिज की श्रेणी में आते हैं जिनका लीनियर वाटर वे 1 से अधिक स्पान की स्थिति में, यदि स्पान की संख्या 1 से अधिक है, यदि स्पान की संख्या 1 से अधिक है तो लीनियर वाटर वे होगा 18 मीटर होगा या उससे अधिक हो। देखते हैं एक बार और इसको।
ऐसे सभी ब्रिज बड़े ब्रिज की श्रेणी में आते हैं जिसका लीनियर वाटरवे एक से अधिक स्पान की स्थिति में 18 मीटर या उससे अधिक हो या एक स्पान हो तो उस स्थिति में 12 मीटर होगा। यानी एक स्पान से अधिक वाले की स्थिति में 18 मीटर और एक स्पान की स्थिति में 12 मीटर जो होगा वो होगा वाटरवे। 12 से 18 के बीच अगर होगा तो वो हो जाएगा आपका एक स्पान का है। अगर उसका लीनियर वाटरवे 12 से 18 के बीच में है तो वो बन जाएगा आपका मेजर ब्रिज। और एक से अधिक स्पान की स्थिति में हो तो 18 मीटर हो या उससे अधिक हो तो उस स्थिति में वो मेजर ब्रिज कहलाएगा। 18 से लेके हो जाएगा 300 मीटर तक, क्योंकि 300 मीटर अगर हो गया तो इम्पॉर्टेंट ब्रिज में होगा। यानी 18 मीटर से लेके 300 मीटर के पहले तक अगर जो भी ब्रिज होगा वो मेजर ब्रिज होगा। और 300 मीटर या 300 मीटर से ज़्यादा होने लगा लीनियर वाटरवे तो हो जाएगा इम्पॉर्टेंट ब्रिज। और सिंगल स्पान की बात होगी तो 12 मीटर से अधिक होगा तो ही उसको माना जाएगा। 12 मीटर, इसको 12 मीटर से 300 तक मानिए, 300 से कम तक, 300 तक कम तक। ये अलग केस है, वो अलग केस है। वो डबल स्पान की स्थिति हो रहा है, ये एकल स्पान के लिए स्थिति हो रहा है। तो 12 से 18 नहीं, वो 18 अलग है और ये 12 अलग है। माइनर ब्रिज देखते हैं। 6 mm से अधिक व 12 mm से कम, 6.1 mm से अधिक व 12 मीटर से कम दूरी के सभी ब्रिज माइनर ब्रिज की श्रेणी में आते हैं। माइनर ब्रिज 6.1 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम दूरी के सभी ब्रिज माइनर ब्रिज की श्रेणी में आते हैं। कोलवर्ट ब्रिज जो होता है, पुलिया जिसको बोलते हैं, 6.1 मीटर से कम दूरी के सभी पुलिया कोलवर्ट ब्रिज के अंतर्गत आते हैं। ब्रिज पर कैंट 1:20 का रहता है। प्लेट गटर की स्पेन की अधिकतम लंबाई 30.5 मीटर होती है। 30.5 मीटर से बड़े स्पेन के लिए ओपन वेब गटर का प्रयोग किया जाता है। 30.5 मीटर से बड़े स्पान के लिए ओपन वेब गटर का प्रयोग किया जाता है। और यदि प्लेट गटर के स्पान की अधिकतम लंबाई 13.5 होता है, 13.5 से ज़्यादा होगा तो ओपन वेब गटर का प्रयोग किया जाएगा। ब्रिज पर कैंट 1:20 का रहता है। प्लेट गटर की लंबाई 9.2 मीटर से 30.5 मीटर तक होती है। प्लेट गटर की जो लंबाई होती है वह 9.2 मीटर से 13.5 मीटर तक होती है। ब्रिज पर स्लैब गटर का प्रयोग 9.2 मीटर तक के लिए किया जाता है। ब्रिज पर स्लैब गटर का प्रयोग 9.2 मीटर तक के लिए किया जाता है। ब्रिज पर जो स्लैब गटर का प्रयोग किया जाता है वह 9.2 मीटर तक के लिए किया जाता है। 9.2 से 30.5 मीटर के लिए प्लेट गटर का यूज किया जाएगा और 13.5 से अधिक के लिए ओपन वेब गटर का प्रयोग किया जाएगा। यानी पहले स्लैब गटर, उसके बाद प्लेट गटर, उसके बाद ओपन वेब गटर की बात हो रही है। लोहे का गटर 12.2 मीटर से ज़्यादा होगा तो इसकी जिम्मेदारी बीआरआई की होगी। यदि लोहे का गटर 12.2 मीटर से ज़्यादा होगा तो इसकी जिम्मेदारी बीआरआई की होगी। रेल ज्वाइंट ओवर द ब्रिज 6.1 मीटर से कम के लंबाई वाले ब्रिज पर जोड़ नहीं रहेगा। 6.1 मीटर से कम की लंबाई वाले ब्रिज पर जोड़ नहीं होना चाहिए। 6.1 मीटर से लंबे ब्रिज पर जोड़ स्पेन का 1/3 भाग पर होना चाहिए। एबटमेंट से 30 मीटर की दूरी तक कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। एसडब्ल्यूआर में अबटमेंट से 6 मीटर तक कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। आज देखते हैं एसडब्ल्यूआर ऑन ब्रिज 13.3 मीटर स्पेन तक के गटर ब्रिज पर एसडब्ल्यूआर डाला जा सकता है यदि एसडब्ल्यूआर की मध्य रेखा और ब्रिज की मध्य रेखा एक ही हो, सिमेट्रिकल हो। तो यदि सिमेट्रिकल नहीं है तो 6.1 मीटर तक एसडब्ल्यूआर डाला जा सकता है। एक बार और देखते हैं। 13.3 मीटर स्पेन तक के गटर ब्रिज पर एसडब्ल्यूआर डाला जा सकता है यदि एसडब्ल्यूआर का मध्य रेखा और ब्रिज के मध्य रेखा एक ही हो, सिमेट्रिकल हो। तो सिमेट्रिकल हो तो 13.3 मीटर स्पेन तक का गटर ब्रिज, अगर नॉन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल नहीं हो तो 16.1 मीटर तक एसडब्ल्यूआर इस तक डाला जा सकता है।
ब्रिज पर रेल फ्री फास्टनिंग का प्रयोग किया जाता है। जब ब्रिज SWR नहीं डालते हैं तो SWR के अप्रोच पर 2 रेल वेल एंकर्ड के साथ या एक रेल 26 मीटर का अच्छी तरह एंकरिंग करते हैं जिसकी क्रीप पर प्रभाव न पड़े। जब ब्रिज पर SWR नहीं डालते हैं तो SWR के अप्रोच पर 2 रेल 13 मीटर का प्रत्येक वेल एंकर्ड के साथ या एक ही रेल 26 मीटर का अच्छी तरह से एंकरिंग करते हैं जिससे क्रीप पर प्रभाव ना पड़े। जब ब्रिज पर SWR हो और अप्रोच पर LWR हो तो उसे आइसोलेट करने के लिए 30 मीटर तक अच्छी एंकर्ड का प्रयोग करते हैं। ब्रिज पर एच बीम कंपोजिट स्लीपर डालते हैं। स्टील स्लीपर और उसकी सुरक्षात्मक कास्टिंग के लिए RDSO का स्पेसिफिकेशन नंबर BS45 है। ब्रिज पर चैनल स्लीपर डालने के लिए जय होना चाहिए। गार्डरेल छोटे बड़े सभी पुल पर लगाएंगे। गार्डरेल छोटे बड़े सभी पुल पर लगाएंगे। गार्डरेल छोटे बड़े सभी पुल पर लगाएंगे। गार्डरेल को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मोड़ा जाता है। गार्डरेल छोटे बड़े सभी पुल पर लगाएंगे। गार्डरेल पर ट्रैक के मध्य की और 2 स्क्रू गार्डरेल पर ट्रैक के मध्य की ओर गार्डरेल पर ट्रैक के मध्य की ओर 2 स्क्रू और ट्रैक के बाहर की तरफ 1 स्क्रू लगाते हैं। गटर ब्रिज पर 5 डिग्री या शार्पर गोलाई में गटर ब्रिज हो तो गार्डरेल व चक्रेल लगाते हैं। गटर ब्रिज पर 5 डिग्री या शार्पर गोलाई में गटर ब्रिज है तो गार्डरेल व चक्रेल लगाएंगे। गटर ब्रिज यदि 5 डिग्री से तेज गोलाई में है तो गार्डरेल और चक्रेल दोनों लगाते हैं। चक्रेल इनर वाली रेल में लगता है। ROB FOB का पायर रेल ट्रैक के सेंटर से 8 मीटर के अंदर है तो गार्डरेल लगाया जाएगा। ROB या FOB का पायर जो है रेल ट्रैक सेंटर से 8 मीटर के अंदर है तो गार्डरेल लगाया जाएगा। ब्लास्ट डेक ब्रिज पर यदि तीव्र गोलाई में स्थित है और PSC स्लीपर के साथ भारी अरेंजमेंट है और चक्रेल लगी हुई है तो अधिकतम गति 30 kmph से ज़्यादा नहीं है तो गार्डरेल नहीं लगाया जाएगा। एक बार और देखते हैं। ब्लास्ट डेक ब्रिज यदि तीव्र गोलाई में स्थित है और PSC स्लीपर के साथ भारी अरेंजमेंट है और चक्रेल लगी हुई है और अधिकतम गति 30 kmph से ज़्यादा नहीं है तो गार्डरेल नहीं लगाएंगे। टनल डबल लाइन हो तो उसके बाहर दोनों तरफ अप्रोच से 25 मीटर दूर तक गार्डरेल लगाया जाएगा। टनल डबल लाइन हो तो उसके बाहर दोनों तरफ अप्रोच से 25 मीटर दूर तक गार्डरेल लगाए जाएंगे। सिंगल लाइन में टनल के अप्रोच पर गति 110 से ज़्यादा होने पर बाहर की तरफ 200 मीटर और अंदर की तरफ 25 मीटर तक दोनों तरफ गार्डरेल लगाया जाएगा। टनल डबल लाइन के लिए टनल के अप्रोच से बाहर की तरफ 200 मीटर रहेगी और अंदर पूरे लंबाई तक गार्डरेल लगाई जाएगी और जहां ज़रूरत होगी वहां चक्रेल भी लगाया जाएगा। टनल की सिंगल लाइन में गार्डरेल की दूरी टनल के अंदर 25 मीटर और बाहर की तरफ 100 मीटर बिछाया जाएगा। ब्लास्टलेस टनल में गार्डरेल पूरे टनल की लंबाई तक बिछाया जाएगा। ब्लास्टलेस ट्रैक में यदि गोलाई 500 मीटर तक त्रिज्या है वहां गार्डरेल के साथ चक्रेल भी लगाई जाएगी। आगे देखते हैं। गति 60 kmph तक के लिए गार्डरेल, गति 60 kmph तक के लिए गार्डरेल। टनल के सिंगल ट्रैक में गार्डरेल, सुरंग के अप्रोच पर गार्डरेल नहीं डाली जाएगी और यदि ज़रूरत पड़े तो ड्रिलमेंट गार्डरेल लगाया जाएगा। 60 से 110 kmph के लिए भी यही है। आगे देखते हैं। गार्डरेल का ऊपरी सिरा रनिंग रेल से 25 mm से ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। गार्डरेल की एबाटमेंट ब्रिज से सीधाई लंबाई 18-25 और मोड़ी हुई लंबाई 48-75 mm होती है। गार्डरेल और रनिंग रेल के बीच अंतर 250 ± 50 mm होता है। पुलों के अप्रोच के 100 मीटर दोनों तरफ फिटिंग कसी हुई व पूरी होनी चाहिए और दोनों तरफ ब्लास्ट फुलफिल होना चाहिए। पुलों के अप्रोच से शेष की न्यूनतम चौड़ाई 900 mm होना चाहिए। पुलों पर अधिकतम स्लीपर स्पेसिंग 600 mm रहेगी।
क्रॉस गटर और ओपन गटर को छोड़कर पुलों पर अधिकतम स्लीपर स्पेसिंग 600 mm रहेगी, क्रॉस गटर और ओपन गटर को छोड़कर। तो आगे देखते हैं, पुलों पर ज्वाइंट पर स्लीपर स्पेसिंग की साफ दूरी 200 mm रहेगी। पुलों पर स्लीपर स्पेसिंग की साफ दूरी 450 mm रहेगी। स्टील चैनल स्लीपर का ड्राइंग नंबर B136/R2, B1636 1R2, B1636 2, 1636-2। स्टील चैनल स्लीपर और गार्ड रेल का फिटिंग का ड्राइंग नंबर जो है वो RT 5155 टू RT 5164 है। स्टील चैनल स्लीपर ऑफ गार्ड रेल की फिटिंग का ड्राइंग नंबर जो है RT 5155 से RT 5164 है। एच बीम कंपोजिट स्लीपर का ड्राइंग नंबर B1638/8 है। ऑर्डिनरी PSC स्लीपर फॉर अप्रोच फॉर गार्ड रेल ऑन ब्रिज वाइडर बेस के लिए T 8672 से 8680, फॉर न्यू वाइडर बेस T 8970 टू 8978। स्टील स्लीपरों का अनुरक्षण। स्टील स्लीपरों बिछाने के बाद स्टील चैनल स्लीपर बिछाने के बाद पहले महीने में 15 दिन के अंतराल पर 2 बार फिटिंग टाइट किया जाएगा। 15 दिन के अंतराल पर स्टील चैनल यदि बिछाया जाएगा तो 15 दिन के अंतराल पर 2 बार फिटिंग किया जाएगा। उसके बाद अगले 6 माह तक 1-1 महीने के अंतराल पर फिटिंग टाइट किया जाएगा। यानी पहले 1 महीने में 2 बार कर लिया जाएगा 15-15 दिन पर, और अगले 6 महीने में हर महीने किया जाएगा स्टील चैनल स्लीपर यदि नया डाला जाएगा तो। अब देखते हैं गार्ड रेल फिटिंग। गार्ड रेल का फिटिंग पहले 6 माह में 3-3 माह में 1 बार किया जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसका फिटिंग टाइट किया जाता है। ब्रिज के अप्रोच के ट्रैक का निरीक्षण। ब्रिज के अप्रोच के ट्रैक का निरीक्षण 1 साल में 1 बार SSC PV इंचार्ज द्वारा किया जाएगा। ब्रिज के अप्रोच ट्रैक का निरीक्षण 1 साल में 1 बार SSC PV इंचार्ज द्वारा किया जाएगा। चैनल स्लीपर का निरीक्षण SSC PV सेक्शनल और इंचार्ज रोटेशन बेस पे 6 महीने पर करेंगे। चैनल स्लीपर का SSC और सेक्शनल और इंचार्ज जो होंगे वो 6 महीने पर करेंगे। चैनल स्लीपर का निरीक्षण ADN द्वारा 1 साल में 1 बार किया जाएगा। ब्रिज का निरीक्षण जो होगा इंचार्ज मानसून से पहले करेगा हर साल, और ADN मानसून के बाद करेगा। साथ में FUB का भी निरीक्षण करेंगे ADN साहब। गटर की पेंटिंग 5 साल में 1 बार होती है। गटर जो होता है उसका पेंटिंग 5 साल में 1 बार होता है। गटर का स्लीपर सीट का पेंटिंग जो होता है गटर की स्लीपर सीट का जो पेंटिंग होता है वो 2.5 साल में 1 बार होता है। गटर का पेंटिंग 5 साल में, और गटर की स्प्रिट सीट की पेंटिंग जो होता है, स्प्रिट सीट की जो पेंटिंग होता है वो 2.5 साल में 1 बार में होता है। बियरिंग का ग्रीसिंग और साफ सफाई। LWR है तो 2 साल में बियरिंग का साफ किया जाएगा। अगर LWR नहीं है तो 3 साल में किया जाएगा बियरिंग को ग्रीसिंग और साफ सफाई। ब्रिज पर चैनल स्लीपर का न्यूनतम लंबाई, कम से कम टोटल लंबाई 2440 mm से कम नहीं होना चाहिए। जहां पर आइसोलेटेड ब्रिज हो वहां पर SSC PV SSC सिग्नल को ट्रैक सर्किट क्षेत्र में स्टील चैनल स्लीपर का संयुक्त निरीक्षण का कार्य 6 माह में 1 बार किया जाना चाहिए। इसमें इंसुलेटेड की स्थिति को चेक किया जाता है। अगले टॉपिक में वेल्डिंग पढ़ेंगे।